ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी, उपराष्ट्रपति हैं, कई केंद्रीय मंत्री भी नजर आ रहे हैं, जैसे अर्जुन राम मेघवाल वहां पर नजर आ रहे, पीएम मोदी नजर आ रहे। सत्र से पहले की तस्वीर है, किरण रिजिजू यहां पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। फिलहाल प्रोटेम स्पीकर का पहले शपथ ग्रहण और उसके बाद में सांसदों का जो शपथ ग्रहण है वो आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। भर्तृहरि मेहता प्रोटेम स्पीकर की शपथ आज लेंगे। उससे पहले की ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं भर्तृहरि मेहताब। राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें, भर्तृहरि मेहताब पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन, किरण रिजिजू के साथ में रवाना हुए और भर्तृहरि मेहताब प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे। तो सेशन के आगाज से पहले की तस्वीरें, भर्तृहरि मेहता प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे और पीएम मोदी की मौजूदगी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उपराष्ट्रपति हैं और अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगी। प्रोटेम स्पीकर उसके बाद में सांसदों की शपथ दिलाएंगे और उसके बाद में लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। तो इस तरीके से इन 10 दिनों में ये पूरी प्रक्रिया कैसे कैसे आगे बढ़ेगी वो इस वक्त आपको बता रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद देखिए शपथ ग्रहण होगा। भर्तृहरि मेहता प्रोटेम स्पीकर की अब शपथ लेंगे। तो ये तस्वीरें, मैं भर्तृहरि मेहताब जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसको उसके कर्तव्यों का सदापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो देखिए शपथ ग्रहण हुआ। भर्तृहरि मेहताब जो कि प्रोटेम स्पीकर की शपथ ले चुके हैं और देखिए कटक लोकसभा सीट से सांसद भर्तृहरि मेहताब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है और अभी ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हरिकृष्ण मेहताब के बेटे हैं भर्तृहरि मेहताब। इनके बारे में अगर देखिए ज़्यादा जानकारी दी तो लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद नई सरकार का गठन तो हो ही चुका है। नई संसद का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। इसी कड़ी में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत लोकसभा सदस्य भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया और अभी शपथ ग्रहण भी हुआ। अब मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ है। पीएम मोदी ने सबसे पहले उनको शुभकामनाएं दी हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। फिलहाल प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ले चुके हैं। उपराष्ट्रपति भी उनको शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल भी वहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। निचले सदन लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव तक भर्तृहरि मेहता पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इसी को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि लोकसभा सदस्य के सुरेश, टीआर बालू, राधा मोहन सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते और सुदीप बंदोपाध्याय भर्तृहरि मेहताब की मदद करेंगे। तो देखिए अगर इनकी बात करते हैं तो ओडिशा की कटक लोकसभा सीट से वो सांसद बने। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हरिकृष्ण मेहताब के बेटे हैं। इनके पिता इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उनके पिता। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही भर्तृहरि मेहताब ने बीजू जनता दल का साथ छोड़ा और बीजेपी में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव में कटक सीट पर बीजेडी के संतरूप मिश्रा को उन्होंने 57,000 वोटों से हराया था और भर्तृहरि मेहताब को एक सांसद के रूप में उनकी उत्कृष्ट भूमिका के लिए 2017 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार, 2017, 18, 19 और 2020 में संसद रत्न पुरस्कार भी मिला है। अब 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के तौर पर बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र का आगाज हो रहा है और नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं उनका शपथ ग्रहण होगा 24 से 25 जून तक और 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो ये भर्तृहरि मेहताब का अपना पॉलिटिकल करियर, उनका बैकग्राउंड, कौन है भर्तृहरि मेहताब जो कि प्रोटेम स्पीकर न सिर्फ नियुक्त किए गए बल्कि अब शपथ ग्रहण भी हो चुका है और अब वो सांसदों का शपथ कराएंगे। तो निचले सदन लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव तक भर्तृहरि मेहताब पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करेंगे और इसी को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया था कि लोकसभा सदस्य के सुरेश, टीआर बालू और ये जो राधा मोहन सिंह ये नाम हैं वो उनकी मदद करेंगे।
तो ये तस्वीरें इस वक्त आप लगातार देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद नई सरकार का गठन पहले ही हो चुका है। संसद का पहला जो सत्र है नई संसद का, उसका आगाज होने जा रहा है और इसके आगाज के साथ ही देखिए 18वीं लोकसभा सत्र का जब आगाज होगा तो सबसे पहले सांसदों का शपथ ग्रहण होगा। अभी भर्तृहरि मेहताब ने पहले बतौर प्रोटेम स्पीकर शपथ ली है। द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति, उन्होंने शपथ दिलाई है और तस्वीरें लगातार इस वक्त आपके सामने हैं और अब से कुछ ही देर बाद देखिए जो सांसदों का शपथ ग्रहण है वो भी शुरू होगा। लेकिन फिलहाल उससे पहले की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी भी वहां पर मौजूद है। सभी ने शुभकामनाएं दी। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जब उन्होंने शपथ ली उसके बाद पीएम मोदी शुभकामनाएं देते हैं। फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां पर मौजूद हैं, किरेन रिजिजू वहां पर मौजूद हैं, अर्जुना मेघवाल भी नजर आ रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई है। तो देखिए अगर इनके पॉलिटिकल करियर की बात करते हैं, बिजू जनता दल को छोड़कर आए, उसके बाद बीजेपी से सांसद बने, कटक सीट से सांसद हैं और अब क्योंकि देखिए फिलहाल की अगर बात करते हैं तो अब क्योंकि वो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ले चुके हैं तो अब यहाँ पे जो उनका जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, उनका निर्वहन अब वो करते हुए नजर आएंगे। 9 जून को पीएम मोदी के शपथ लेने के साथ ही 18वीं लोकसभा का तो जो कामकाज है वो शुरू हो चुका है। लेकिन ये देखिए एक प्रक्रिया है। लोकसभा का जब पहला सत्र का आगाज होगा तो ये 3 जुलाई तक चलेगा ही, लेकिन इस बीच सबसे पहले जो सांसद चुनकर आए हैं उनका फिलहाल शपथ ग्रहण होगा। और इस बीच देखिए क्योंकि ये जो प्रोटेम स्पीकर का पद है इसको लेकर भी कांग्रेस आरोप लगाती रही। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सीनियरिटी वाइज अगर देखा जाए तो उनसे सीनियर सांसद हैं उनको मौका क्यों नहीं दिया गया। हालांकि इस प्रक्रिया ने जो बार बार कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते रहे। उन्होंने कहा कि संसद में इतिहास में प्रोटेम स्पीकर का भी मुद्दा ही नहीं रहा और संसद की कार्रवाई में जाने से पहले कहा कि मैंने सभी नेताओं से मुलाकात की। भी मैंने डीएमके संसदीय दल के नेता टीआर बालू से मुलाकात की, सभी को इस पर कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संसद के इतिहास में प्रोटेम स्पीकर का भी कोई मुद्दा ही नहीं रहा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने और नए अध्यक्ष के चुनाव में मदद करने के लिए ही होती है। तो देखिए इस बीच एक तरफ जहां कांग्रेस संसदीय दल की बैठक सुबह के 10:15 बजे होगी, यानी अब से कुछ ही देर बाद ही मान के चले कि 10 मिनट बाद। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें क्योंकि देखिए अब सिलसिला आगे बढ़ रहा है, सत्र की कार्रवाई शुरू होगी और उस कार्रवाई से पहले जो बाकी की और प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हो रही हैं। भर्तृहरि मेहताब ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ग्रहण की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई है। भर्तृहरि मेहताब ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ ली और अब जो सांसद हैं उनको शपथ वो दिलाएंगे और जब तक लोकसभा स्पीकर नहीं चुना जाए तब तक उनकी जिम्मेदारियां रहेंगी। तो फिलहाल तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और देखिए 18वीं लोकसभा पहले संसद की टाइमलाइन की अगर बात करते हैं तो देखिए 24 से 25 जून जो शुरुआती दिन होंगे 2, उसमें सत्र के शुरुआती 2 दिन में नए सांसदों का शपथ ग्रहण होगा। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ। फिर 28 तारीख को प्रधानमंत्री संसद में अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय देंगे। फिर 1 से 3 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अब देखिए 2 बार से बीजेपी सांसद बन रहे प्रोटेम स्पीकर। 2019 की बात करते हैं तो वीरेंद्र कुमार जो कि बीजेपी सांसद रहे, 7 बार के सांसद। अब भर्तृहरि मेहताब की बात करते हैं तो इनकी उम्र 66 साल है। अब इनकी पार्टी बीजेपी है और ये भी 7 बार के सांसद हैं। जो देखिए स्पीकर का पद नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले खाली हो जाता है, तो ऐसे में लोकसभा की जो कार्रवाई चलाने के लिए राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करती हैं। प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं और आम तौर पर सदन के वरिष्ठतम सदस्य जो कि चुनाव में जीत के आधार पर होता है उस पद पर उनको नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के सामने वो शपथ लेते हैं और फिर नए सांसदों को शपथ दिलाने का काम करते हैं। वो स्थायी रूप से संसद चलाते हैं। नए स्पीकर के चुनाव के साथ ही उनकी सेवाएं समाप्त हो जाती हैं, यानी कि जैसे ही लोकसभा स्पीकर का जो चुनाव होगा 26 जून को माफ़ कीजिएगा, उसके साथ ही जो इनकी जिम्मेदारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब क्योंकि प्रोटेम स्पीकर सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते, जैसा कि अभी आपने देखा कि प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भर्तृहरि मेहताब ने यहाँ द्रौपदी मुर्मू देश के राष्ट्रपति के समक्ष उन्होंने शपथ ली। फिर नए सांसदों को वो शपथ दिलाएंगे। इस बार बीजेपी के ओडिशा से लगातार 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब प्रोटेम स्पीकर बने हैं और कांग्रेस ने अपने 8 बार के सांसद कोडिकुनिल सुरेश को स्पीकर बनाने की मांग की थी, क्योंकि देखिए आमतौर पर यह क्रम रहता है कि जो वरिष्ठतम हो उनको मौका दीजिए। तो ऐसे में कांग्रेस ने कहा कि 8 बार के सांसद कोडिकुनिल सुरेश को स्पीकर बनाया जाए। इसी पर ही दोनों पार्टीज के बीच में खूब बहस बिछड़ी हुई है, जिस पर किरेन रिजिजू जवाब दे रहे थे कि इतिहास में लोकसभा के अब तक ऐसा नहीं हुआ कि इस पर कोई ऑब्जेक्शन आए हो। संसदीय कार्य मंत्री क्योंकि किरेन रिजिजू, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सांसद लगातार नहीं जीते हैं, इसलिए उनकी वरिष्ठता का आधार नहीं बनता।
तो प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए 5 सांसदों को राष्ट्रपति ने पीठासीन अधिकारी बनाया। इनमें एक नाम था के सुरेश, सुदीप बंदोपाध्याय, टी.आर. बालू और भाजपा से राधा मोहन सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम शामिल है। और विपक्ष के तीनों सांसदों ने 22 जून को प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के विरोध में अपना नाम वापस ले लिया। जिनका अभी देखिए टी.आर. बालू का जिक्र कर रहे थे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, उन्होंने कहा कि उनकी बात अभी टी.आर. बालू से हुई है, उनको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। खैर, तो देखिए इस बार जो जेल में बंद सांसद है वो भी शपथ लेंगे, जिनमें एक नाम अमृतपाल सिंह का है और एक है राशिद इंजीनियर, जो कि बारामूला सीट से चुनाव जीते हैं और खंडूर साहिब सीट से चुनाव जीते हैं अमृतपाल सिंह। अब देखिए इनका शपथ ग्रहण कैसे होता है वो भी जानिए। जेल में बंद जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनको शपथ लेने के लिए पैरोल दी जाती है और इसके लिए संसद सचिवालय की तरफ से पहले जेल प्रशासन को सूचना देनी पड़ती है। इसमें बताया जाता है कि शपथ लेने वाला सांसद आपकी जेल में बंद है और उसे संसद में आकर शपथ लेने की परमिशन दी जाए। शपथ लेने के बाद सांसद वापस जेल चले जाते हैं। हालांकि उनको लिखित में स्पीकर को जानकारी देनी होती है कि वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 17 से 18 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें लोकसभा स्पीकर को लेकर भी चर्चा हुई है। भाजपा चाहती है कि स्पीकर उनकी पार्टी का हो। बीजेपी ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर बना सकती है। राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला का नाम लगातार चल रहा है, क्योंकि पिछली बार भी वो लोकसभा अध्यक्ष थे। अब देखिए एनडीए की अगर बात करते हैं तो भाजपा के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी के बीच स्पीकर पद को लेकर मांग उठी थी और बाद में जेडीयू ने घोषणा कर दी कि वो भाजपा के किसी भी फैसले का समर्थन करेगी। टीडीपी ने एनडीए उम्मीदवार की वकालत की, यानी कि अभी खुलकर कुछ भी कहने से परहेज किया है। अब बात करते हैं अगर विपक्ष की, तो इंडिया ब्लॉक की इस बार डिप्टी स्पीकर पद की मांग की चर्चा लगातार हो रही है और चर्चा इस बात को लेकर भी है कि अगर विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिलता तो विपक्षी खेमा स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगा। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है। 16वीं लोकसभा में एनडीए में शामिल रहे अन्नाद्रमुक के थम्बी दुराई को यह पद दिया गया था, जबकि 17वीं लोकसभा में यह पद खाली रहा। अब देखिए टकराव की आशंका है। भाजपा स्पीकर पद पर सहमति के लिए विपक्ष को अपने कैंडिडेट का नाम प्रस्तावित करेगी। अगर विपक्ष सहमत नहीं हुआ तो अपना उम्मीदवार उतारेगी और ऐसी परिस्थिति में स्पीकर के लिए चुनाव करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से इसको समझा जाए तो देखिए फिलहाल प्रक्रियाएं पूरी हो रही हैं। आप क्योंकि भर्तृहरि मेहताब जो है प्रोटेम स्पीकर की शपथ ले चुके हैं, अभी बाकी दस्तखत और ये सब तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये देखिए पहली बात ये है कि इस बार ये मौका है जब 2024 के चुनाव में अब सरकार बीजेपी की पूर्ण बहुमत पाली नहीं है और ऐसे में अभी देखिए कई मुद्दे रहे जिनका जिक्र भी हमने किया कि इन मुद्दों पर विपक्ष ने भी पूरी तैयारी की है, क्योंकि इस बार नेता प्रतिपक्ष भी होंगे जो कि 2 बार से पद खाली रहा। और अक्षय का एक बार फिर से रुख करते हुए, अक्षय बात पूरी कीजिएगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संसद भवन पहुंचने वाले हैं और भर्तृहरि मेहताब भी पहुंच जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में अभी फिलहाल वहाँ मौजूद हैं। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद भवन पहुंचेंगे मीडिया को संबोधित करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, देश को संबोधित करेंगे और निश्चित रूप से विपक्षी दलों से, विपक्षी पार्टियों से भी वो उम्मीद करेंगे कि एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ संसद भवन को चलाने में सहयोग कर सकें। सबसे बड़ी बात ये रही कि इंडिया ब्लॉक ने भी अपना बैठक कॉल कर लिया है और अखिलेश यादव ने कुछ देर पहले अपने सांसदों के साथ बैठक की है। ये माना जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक क्योंकि इस बार मजबूत स्थिति में है, विपक्ष मजबूत स्थिति में है, तमाम मुद्दों को उठाया जा सकता है। लेकिन पूजा आज का दिन अगर देखा जाए तो 2 दिन आज और कल सांसदों के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रहना है। भर्तृहरि मेहताब उनको शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले सांसद होंगे जिनको की शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आज 280 सांसदों को शपथ दिलाई जानी है, जिसमें कि अल्फाबेटिकल जो वाइज जो राज्य हैं उनके सांसद शामिल होंगे। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, केरल की बात करें, गुजरात की बात करें, ऐसे राज्य हैं जो 280 सांसदों को शपथ दिलाई जानी है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से ये कहा है कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर के कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी हुई है। सुरेश को बनाया जाना चाहिए था क्योंकि 8 बार के सांसद हैं, जबकि सरकार ने भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बना दिया। अब साफ तौर पर उसको लेकर के विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर सरकार पर है। ये माना जा रहा है कि 26 जब जून को स्पीकर का चयन करने की कवायद होगी
होगी उस पर लेकर के विपक्ष अपनी रणनीतियों को अंजाम दे रहा है कि किस तरह से क्या स्पीकर पद के लिए अपना पद उम्मीदवार उतारना है या नहीं उतारना है। डिप्टी स्पीकर क्योंकि पद चाहता है विपक्ष, लेकिन सरकार डिप्टी स्पीकर पद भी देना नहीं चाहती है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि 26 जून का समय निश्चित रूप से हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं और स्पीकर का जब चयन होगा तो विपक्ष पूरे जोर हंगामा कर सकता है। फिलहाल 2 दिन शांति रहने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन फिर 26-27 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी और वहां पर उसके बाद 2 या 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं, अपना संबोधन कर सकते हैं। फिलहाल ये माना जा रहा है कि विपक्ष इस बार कई मुद्दों को लेकर के हमलावर रहेगा, खास करके 26-27 के बाद हंगामा देखने को मिल सकता है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि नीट यूजी की बात हो। जी इन तमाम मसलों पर विपक्ष ने भी घेराबंदी की तैयारी की है। मैं अक्षय आपके पास वापस लौटती हूँ, लेकिन इसमें देखिए एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 2024 के इस बार लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। अब देखिए कितनी बदल गई है 18वीं लोकसभा, जरा ये समझिए आंकड़ों के जरिए। अगर अंतर की बात करते हैं तो देखिए अंतर क्या है। यूपीए पहले कहां पर रहा, एनडीए कहां पर रही 2014 में, अंतर क्या रहा वो जरा समझिए। यूपीए के पास जो आंकड़ा रहा वो आपके पास है, अंतर रहा 276 का। फिर एनडीए के आंकड़े की बात करते हैं 334 का आंकड़ा रहा और यहां पे फर्क आ गया था इधर 352 का। इधर अब देखिए इधर की बात करते हैं, इस बार के अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो इस बार आंकड़ा कम हो गया। इस बार अब पिछली बार की बात करते हैं तो बीजेपी ने अपने ही दम पर 303 का आंकड़ा हासिल किया। 2 बार 2014 की बात हो, 2019 की बात हो, बीजेपी के पास में बहुमत का आंकड़ा रहा। अब अगर बात करते हैं कांग्रेस की तो जरा सोचिए कि कांग्रेस 54 सीट भी हासिल नहीं कर पाई, जिस कारण से लीडर ऑफ अपोजिशन ही किसी पार्टी का नहीं रहा। तो ऐसे में इस बार क्योंकि अब आंकड़ा 100 का हो चुका है, क्योंकि एक निर्दलीय का समर्थन भी कांग्रेस के पास में आ गया, और दूसरा इंडिया ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो वहां पर आंकड़ों में इजाफा हो गया क्योंकि पार्टीज बढ़ गई। दूसरा समाजवादी पार्टी का एक अच्छा खासा आंकड़ा बढ़ गया क्योंकि समाजवादी पार्टी का आंकड़ा बढ़ गया। इधर अगर बात करते हैं एनडीए की तो बीजेपी का खुद का आंकड़ा गिर गया, ऐसे में जो उनके साथ में सहयोगी पार्टी थी उनका आंकड़ा बढ़ा। अब इस बार क्योंकि जैसे अब बात करते हैं जेडीयू की और टीडीपी के सहारे की आवश्यकता पड़ रही है, तो इस बार सबसे बड़ा बदलाव तो यही है 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद कि इस बार बीजेपी के पास में बहुमत का आंकड़ा नहीं है। और अभी देखिए और अगर कुछ और आंकड़ों का अगर जिक्र करते हैं तो देखिए अभी जो पीएम मोदी की नई टीम है उसका जरा आंकड़ा क्या है वो समझिए। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की तादाद है वो है 30। इसके अलावा अगर स्वतंत्र प्रभार की बात करते हैं तो 5 मंत्रियों के पास में स्वतंत्र प्रभार है। राज्य मंत्रियों की बात करते हैं तो ये आंकड़ा है 36 का। इस तरीके से अगर आप समझें तो टीम में भी बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि अब ये देखना होगा कि इस बार देश के लोकतंत्र को अक्षय एक मजबूत विपक्ष मिला है। और इस बार जब मजबूत विपक्ष है तो सत्र में हमने पिछली बार देखा है कि किस तरीके जोरदार हंगामों के कारण से कार्रवाई ही नहीं हो पाई। अब इस बार दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जनता के हित में कदम उठे। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास पहले एक तरफा नंबर था, लेकिन इस बार बीजेपी के सामने कई चैलेंजेस रहेंगे क्योंकि विपक्ष के पास भी एक अच्छा खासा आंकड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास अपना खुद का बहुमत नहीं है और वो एनडीए सहयोगियों के सहारे है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि विपक्ष भी मजबूत हुआ है। दूसरी बात ये रही है कि क्योंकि कई 2019 से 24 के बीच में अगर देखें तो कई ऐसे कानून रहे जो ऑर्डिनेंस के जरिए पास कर दिए गए, जो इस बार संभव दिखता नहीं है। सरकार निश्चित रूप से एनडीए की बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें कही हैं, उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन सदन सत्र चलाने की बात होगी, कानूनों को पास करने की बात होगी तो सबके साथ मशवरा करना पड़ेगा। खास करके एनडीए सहयोगी के साथ मशवरा करना पड़ेगा। टीडीपी और जेडीयू उसमें से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो कानूनों को पास कराने के लिए भी सरकार को सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। साथ ही साथ विपक्ष के हमलावर रुख का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष में इस बार देखें तो कांग्रेस भी मजबूत हुई है, समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है, इसके अलावा डीएमके मजबूत हुई है। और कहा जा रहा है कि इस बार कई ऐसे जो कानून अगर पास कराए जाते हैं तो उसमें सहयोगियों की तो ज़रूरत लेनी पड़ेगी, विपक्ष को भी साथ लेना पड़ेगा। यही वजह रही है कि आपने देखा होगा कि जब कैबिनेट का शपथ हो गया तो उसके बाद जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को बनाया गया, वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे। ऐसा बहुत कम देखने को मिला कि संसद सत्र शुरू नहीं हुआ हो और संसदीय कार्य मंत्री जाकर के राज्यसभा के एलओपी से मिल रहा हो, प्रमुख विपक्षी दल के अध्यक्ष से मिल रहा हो। साफ तौर पर है कि सरकार के सामने चुनौतियां ही सरकार भी अब जरूर मानती है।
ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि संसद सत्र को किस तरह से सरकार चलाती है, किस तरह से विपक्ष का सहयोग मिलता है और विपक्ष किस तरह से अपना रुख अख्तियार करता है। लेकिन इतना माना जा रहा है कि पिछले अगर 2 दिन छोड़ दिया जाए तो आने वाले जो दिन होंगे वो हंगामेदार रहेंगे और कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष करेगा। ये एक खबर और है कि 22 जुलाई के आसपास ये कह रहा है कि बजट सत्र बुलाया जा सकता है, लेकिन वो 22 जुलाई का जो समय होगा वो बहुत 2-3 दिन का समय होगा। उसके अनुसार कहा जा रहा है कि उसमें बजट सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी ताकि देश को कैसे चलाया जा सके उसका एक ढांचागत मिलेगा। जी अक्षय, आपके पास वापस लौट रही हूँ, बाकी अपडेट्स आपके लेंगे।